नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जिया चौधरी और मैं फिर हाजिर हूं भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर एम लक्ष्मीकांत की बुक से लेकर। आज जो चैप्टर लेके आया हूं मैं वो है चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर जो 6 है वो काफी महत्वपूर्ण है। मैं यूं कहूं कि यदि भारतीय संविधान को पूरे को एक तरफ रखा जाए और यदि जो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 काफी बड़ा है, शायद 3 वीडियो बने इसमें, लेकिन जो चैप्टर 6 है वो यूं कहूं कि एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बाकी का संविधान एक तरफ और ये जो चैप्टर 6 है वो एक तरफ है। जी मैं बात कर रहा हूं आज भारतीय संविधान के भाग 3 की, जो संबंधित है मूल अधिकारों से। इससे पहले के वीडियो में हम संविधान को पढ़ रहे थे और संविधान में 2 बिंदुओं पे हमने चर्चा की थी। आपने एक भाग में सीखा कि आर्टिकल 1 से लेकर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का जो प्रावधान थे वो थे भारत संघ या भारत राज्य से संबंधित, कि भारत का कितना कैसे राज्य होगा, अलग अलग 1 से लेकर 4 तक हमने बात की। उसके बाद में 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेदों में हमने चर्चा की नागरिकता के प्रावधानों पर। अब देखो सीधी सी कहानी है, जब भारत का संविधान बना तो उसके जो भाग पढ़ोगे आप तो भाग बड़े क्रमबद्ध तरीके से रखे हुए। पहला भाग भारत की टेरिटरी से संबंधित है। भारतीय टेरिटरी का मतलब है, सबसे पहले बात तो यही होगी भारत बढ़ेगा कैसे। उसके बाद में बात आई कि भारत बढ़ गया, ये राज्य होंगे, इस प्रकार से सीमांकन होगा। उसके बाद में आई भारत का एक नक्शा तो बन गया, लेकिन फिर बात आई कि भारत के लोग जो नागरिक है वो कौन कौन होंगे, तो इसलिए भाग 2 जोड़ा गया। फिर बात आई कि भाई भारत के जो लोग आ गए, भारत की टेरिटरी बन गई, तो उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो भाग आया वो कहा गया कि भारत के लोग जो है, भारत के नागरिक जो है, उनको कुछ अधिकार भी चाहिए। देखो अंग्रेजों के समय से ही भारत काफी समय तक गुलाम रहा और भारत के लोगों के मन में एक पीड़ा थी कि यार अंग्रेजों के शासन 1947 तक उनके मन में यह पीड़ा थी कि उनके अधिकार है वो अंग्रेजों के बराबर नहीं थे। गोरे लोगों को अलग अधिकार थे, अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो उनके पास अलग अधिकार थे। कई होटलों में लिखा हुआ था, फिल्मों में देखा होगा आपने, डॉग एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। इस प्रकार उनको साथ जो भेदभाव किया गया, उनका जो शोषण किया गया, तो उनमें मन में एक भाव था कि जब हमारा शासन आएगा तो हमें अधिकार मिलेगा। तो इसीलिए जो भाग 3 है वो नागरिकता के जस्ट बाद में रखा गया, क्योंकि अधिकारों की बात, जो मूल अधिकारों की बात थी, वो अधिकारों की अहमियत भारत के लोग अच्छी तरह से जानते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस पर काफी फोकस रखा गया, काफी ध्यान इस पर रखा गया और काफी बड़ा चैप्टर है और काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी की आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर भाग 3 में जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का जो भाग है, 12 से लेकर 35 तक का भाग जो है, उसको हम डिटेल से एक क्रमबद्धता से सीखेंगे कि आखिर आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15। आज की वीडियो में आर्टिकल 12, 13, 14 और 15 की हम बात करेंगे। मूल अधिकारों की पहले पृष्ठभूमि हम समझ लेते हैं कि मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि है क्या। तो देखो मैंने अभी आपको बताया, एक एक चीज को हम समझेंगे बड़े प्यार से कि जो संविधान है, संविधान के भाग 3 की मैं बात करूं तो भाग 3 में अध्याय 3 में जो भारत के मूल अधिकार है उसका जिक्र है और इसको भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कई बार सवाल आया हुआ है कि भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा मूल अधिकारों को। मूल अधिकार जो भाग 3 है, अध्याय 3 जो है, उसी को मेग्ना कार्टा का। अब भाई मेग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, तो मेग्ना कार्टा की बात आती है इतिहास में कि इस अधिकार पत्र जो मेग्ना कार्टा था, इस अधिकार पत्र द्वारा इंग्लैंड में 1215 में, कब की डेट है, 1215 में इंग्लैंड का जो शासक था जिनका नाम था जॉन, उस शासक ने 1215 से पहले संसार में अधिकारों की बात का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 1215 में इंग्लैंड के शासक जॉन ने अपने कुछ अधिकार, ध्यान से समझना, 1215 में इंग्लैंड के शासक ने अपने कुछ अधिकार जो सामंत थे या बड़े लोग थे उनको दे दिए थे। देखो इंग्लैंड के शासक जॉन ने नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की थी। देखो नागरिकों की तो बात नहीं कह सकता, लेकिन इसको डिटेल से पढ़ो गया तो जो सामंत थे, भाई राजा, देखो राजा पावरफुल था, लेकिन उस समय जो कुछ सामंत थे राजा के, बड़े बड़े पदों पे थे, तो उनके पास भी अधिकार नहीं थे। तो उन्होंने मांग की, पैसे वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने मांग की कि हमारे पास भी अधिकार होने चाहिए कुछ।
तो पहली बार 1215 में ये समझौता हुआ और राजा ने कुछ अधिकार उनको दिए और इसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो पहली बार अधिकारों की बात जो आई वो इसमें, यह अधिकार पत्र मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज था। उससे पहले कोई लिखित दस्तावेज नहीं था, लेकिन इंग्लैंड में 1215 का जो ये एग्रीमेंट हुआ राजा और सामंतों के बीच, या जो बड़े व्यक्ति थे, पैसे वाले व्यक्ति थे जिनका समाज में रुतबा, तो उनके बीच में एक समझौता हुआ और ये एक लिखित दस्तावेज था। और इसी वजह से पहली बार अधिकारों की बात आई। इस दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है, यहीं से मूल अधिकारों की जिक्र आया। इसके पश्चात समय पर सम्राट ने अनेक अधिकार, उसके बाद ये शुरुआत ही कुछ अधिकार दिए थे, थोड़े से अधिकार, जैसे आप बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आप पढ़ोगे। तो इस प्रकार के अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण की चर्चा इसमें हुई थी। केवल छोटी सी बात थी, आम लोगों के लिए भी नहीं था, लेकिन छोटी सी शुरुआत थी, छोटी सी शुरुआत है। लेकिन कोई भी चीज शुरू में वो छोटी लग सकती है। 1215 में वो छोटी सी शुरुआत थी, एक छोटा सा लिखित दस्तावेज था, एक पन्ने का, लैटिन भाषा में लिखा हुआ। लेकिन उस शुरुआत को धीरे धीरे अधिकारों की बात और जोर पकड़ती गई और आज हम भारतीय संविधान में इसका एक अलग से अध्याय हम देख रहे हैं। और अधिकारों के पीछे ही सारा का सारा सिस्टम आप समझोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे सबल पक्ष इसको मानते हैं। इस दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा। इसके पश्चात बात करें तो समय पर सम्राट ने अनेक अधिकारों को स्वीकृति दी। एक बार कुछ अधिकार दिए, उसके बाद में मांग बढ़ती गई और राजा को अधिकार सामान्य नागरिकों को देने पड़े। तो धीरे धीरे अधिकार लोगों को मिलने लगे। अंत में 1689 में ब्रिटेन की बात करूं तो बिल ऑफ राइट्स पास हुआ 1689 में। तो उस दस्तावेज में लिखा गया जिसमें जनता को दिए गए सभी महत्वपूर्ण अधिकार और स्वतंत्रताओं को समाविष्ट किया गया। 1689 में देखो, 1215 में स्टार्ट हुआ, 400-450 साल में बहुत सारे अधिकार है वो जनता को मिल गए। ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में 1789 में जनता के मूल अधिकारों का एक पृथक प्रलेख में घोषणा की गई, जिसमें मानव और नागरिकों के अधिकारों को घोषणा पत्र के नाम से। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में भी अधिकारों, समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकारों पर बहुत जोर था। तो इसमें भी एक अलग ही दस्तावेज के रूप में अधिकारों को मान्यता दी गई। इसमें उन अधिकारों को प्राकृतिक या अप्रतिदेय और मनुष्य के पवित्र अधिकारों के रूप में उल्लेखित किया गया। और इसमें जो फ्रांस की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो अधिकार फ्रांस के संविधान में माने गए, तो वो कहेगी प्राकृतिक अधिकार होते हैं कि जो मनुष्य के जन्म के साथ इसको मिल जाते हैं। कई कानूनी अधिकार होते हैं जो जन्म के बाद भी मिलते हैं, लेकिन प्राकृतिक अधिकार वो होते हैं जो जैसे ही बच्चा जन्मता है तो उसको वो अधिकार वो मिल ही जाते हैं। तो ऐसे प्राकृतिक अधिकारों के रूप में उल्लेख किया। यह दस्तावेज एक लंबे और कठिन संघर्ष का परिणाम था। तो फ्रांस में भी बात आई और इंग्लैंड का आपने 1215 से लेकर इतिहास आपने पढ़ा। तो ये तो था इतिहास में कि जो मूल अधिकार थे वो उनका कहाँ कैसे शुरुआत हुई और कैसा इसका इतिहास रहा। भारत की मैं बात कर रहा था तो भारत के लिए भी मूल अधिकार काफी महत्वपूर्ण थे। देखो, मूल अधिकार, देखो बहुत प्रकार के अधिकार हो सकते हैं। एक मूल अधिकारों की बात करूं मैं, मूल अधिकार, एक सवाल पूछ लिया आपसे कि मूल अधिकार एक होता है संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार, और एक होता है कानूनी अधिकार। देखो, तीन चीजों पे कानूनी अधिकार, तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब भाई मूल अधिकार तो उसको कहेंगे, सीधा सा सवाल पूछे आपसे, भारत के संदर्भ में पूछे कि मूल अधिकार किसको कहा गया, तो मूल अधिकार केवल भाग 3 में उल्लेखित है, जो संविधान में है और भाग 3 में उल्लेखित है, उनको मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा जाएगा। तो मूल अधिकार कैसे है? संवैधानिक अधिकार भी, अर्थात संविधान में है तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन भाग 3 में है वही मूल अधिकार होंगे, पहली बात। अब दूसरी बात करें, संवैधानिक अधिकार कौन से होते हैं? अब भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, उसमें भाग 3 के अलावा भी कुछ अधिकार है। जैसे मैं बात करूं संपत्ति के अधिकार की, तो संपत्ति का अधिकार भाग 3 में कभी था, लेकिन आज 3 में नहीं है, लेकिन संविधान में तो है। तो ऐसे अधिकारों को कहते हैं संवैधानिक अधिकार। और कुछ होता है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन अलग अलग कानूनों में उसका जिक्र आता है। तो ऐसे अधिकारों को बोलते हैं कानूनी अधिकार। ठीक है, 3 प्रकार के अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो विषय है वो है मूल अधिकारों का। भाग 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का इसका जिक्र है। धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता हम एक एक चीज को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। बात करते हैं आर्टिकल की, स्टार्टिंग हम करते हैं
मूल अधिकारों की स्टार्टिंग करें, हमने पढ़ा कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो अब ऐसे मूल अधिकारों की विशेषता के जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, ध्यान से समझना है इसको। मूल अधिकारों की विशेषता आखिर होती क्या, कैसे होते हैं मूल अधिकार? भारत के संविधान में जो लिखे गए हैं मूल अधिकार वो कैसे होते हैं, तो एक एक चीज हम समझेंगे। पहले हम समझे तो उनमें से कुछ है वो नागरिकों को उपलब्ध है, जबकि कुछ सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। देखो दोनों चीजें हैं कि कुछ मूल अधिकार है भारत का संविधान में, आप पढ़ोगे 14 से लेकर 32 तक के जो अलग अलग आप पढ़ोगे, तो उनमें से मैंने पीछे के वीडियो में बताया था कुछ मूल अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त है, और जबकि कुछ विदेशियों को और नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो यहां अपने भारत के मूल अधिकारों को आप डिटेल से समझाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कौन कौन से मूल अधिकार की स्थिति क्या है। तो पहली विशेषता इसमें यह है कि कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों का मतलब है कि भारत के लोगों को भी प्राप्त है, और जो विदेश से कोई आया है तो उस व्यक्ति को भी वो मूल अधिकार मिलेगा। कुछ अधिकार जो है वो केवल और केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, जिसका जिक्र हमने अलग से किया था। पहली विशेषता देखिए हमने। दूसरा है ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य। देखो ये जो मूल अधिकार है वो असीमित नहीं है। असीमित का मतलब इन्फिनिटिव मत मानना, असीमित का मतलब है कि इस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि भाई एक अधिकार आ गया कि आपको भाषण देने की स्वतंत्रता है। अभी आर्टिकल 19 में उसको डिटेल से समझोगे तो आपको भाषण देने की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसकी मूल अधिकार है, लेकिन इस पर कुछ सीमाएं हैं। असीमित नहीं है कि उसमें कोई सीमाएं नहीं हो कि भाषण देते देते आप किसी को गालियां निकालने लग जाओ, नहीं निकाल सकते। आप भाषण देते समय ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप देश के विरोध में, अपने जो राष्ट्र है उसके विरोध में कहीं बातें करने लगो कि मेरा तो मूल अधिकार है भाषण देने का, मैं तो भाषण दूंगा, और दंगे भड़काने के प्रयास कर लो। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी मूल अधिकार है उस पर कुछ सीमाएं हैं। दूसरी बात, ये वाद योग्य है, लेकिन वाद योग्य है अर्थात इससे संबंधित मसलों पर कोर्ट में, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है। जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जैसे किसी की व्यक्ति का मूल अधिकारों का हनन होता है तो कोर्ट में भी हम पढ़ेंगे, न्याय प्रक्रिया में हम पढ़ेंगे कि भाई आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो दो आर्टिकल है, जिसमें एक में सुप्रीम कोर्ट में आप यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आप जा सकते हो। अर्थात दो आर्टिकल 32 और 226 इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनमें जा सकते हो। तो कहने का मतलब है ये वाद योग्य, कोर्ट में जाया जा सकता है और ये असीमित नहीं है। अगली बात मैं करूं, वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझेंगे इस बात को कि देखो भाई, जो भाग 3 की बात, अध्याय 3 की मैं बात करूं, मूल अधिकारों की मैं बात करूं, तो मूल अधिकार किससे सुरक्षा के लिए दिए गए? देखो इसका सीधा सा जवाब मैं कहूं, एक शब्द में कहूं तो सीधा सा जवाब है कि जो मूल अधिकार है वो किससे, सरकार कि भाई जैसे आपके साथ कोई अन्याय करता है, आपके कोई अधिकार, जैसे आपके पास 100 रुपए है, कोई व्यक्ति छीन लेता है तो उसका इलाज कानून में दूसरी धाराएं, आईपीसी की धाराओं के तहत होता है। लेकिन यदि आपकी कोई चीज, आपके कोई अधिकार सरकार छीन ले, किसके विरुद्ध देता है ये गारंटी? सरकार। यदि आपके अधिकार, भाई जो सरकार सबसे पावरफुल है, यदि वो ही आपके अधिकार छीनने लगे तो उससे प्रोटेक्शन कौन देगा? तो यहां भाग 3 देगा। 12 से लेकर आपको 35 तक के जो आर्टिकल है वो किससे बचाएंगे? सरकार से आपको बचाएंगे कि भाई सरकार छीन ले तो फिर क्या करें आप आपके पास, मेरे पास कोई जा रहा ही नहीं कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ अन्याय की है तो एक अलग सेक्शन में आप पुलिस को बुला सकते हो, लेकिन पुलिस ही आपके साथ अन्याय करे तो ठीक है, समझना आप। भाई हमारे साथ कोई अन्याय हो तो हमारे अपने सांसद के द्वारा आप संसद में बात कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन संसद ही हमारे विरुद्ध हो जाए तो कहने का मतलब है कि इसमें से जो ज्यादातर अधिकार है वो सरकार के विरुद्ध उपलब्ध है। अपने सरकार के एक पक्ष, सरकार कोई अन्याय नहीं करे, सरकार एक पक्षीय कोई निर्णय नहीं ले,
जो अपने अनुकूल नहीं हो, अपने अधिकारों को छीनता हो, तो किससे प्रोटेक्शन मिलेगी अपने को? सरकार से। लेकिन कुछ अधिकार में से एक दो ऐसे भी है जो व्यक्तियों के खिलाफ भी है, कुछ बातें ऐसी भी है जो व्यक्तियों के खिलाफ है। अभी आर्टिकल 14 पढ़ोगे तो दोनों चीजें हम समझेंगे, लेकिन मोटे मोट देखा जाए तो मूल अधिकार हमें किससे प्रोटेक्शन देता है? सरकार से, राज्य से। अभी बात आएगी राज्य से, बात समझना, राज्य से हमें प्रोटेक्शन देता है, राज्य का सरकार से प्रोटेक्शन अपने को मिलती। एक और बात करूं, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं और कुछ होते हैं सकारात्मक विशेषताओं। देखो, नकारात्मक और सकारात्मकता मतलब है, कुछ तो नकारात्मक रोकते हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे, और कुछ ऐसे हैं कि जिसमें आपको कुछ मिलेगा। देखो, दोनों में बड़ा फर्क है। एक तो मैं कहूं, आपसे कहूं कि यार आप अच्छा पढ़ाई करो, और एक आपको है, दोनों बातें एक ही सीक्वेंस में कहूं। एक दूसरी कहूं कि आप अपना समय बर्बाद मत करो। तो पहली चीज है सकारात्मक कि आपको पढ़ना है, और दूसरी में कहूं कि आपको समय बर्बाद नहीं करना है, अपना ध्यान रखना, तो समय बर्बाद मत करो। तो ये चीज क्या है? नकारात्मक। नकारात्मक को रोकने के लिए एक सकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सकारात्मक है और कुछ ऐसे हैं जो नकारात्मक। जैसे मैं बात करूं कि भाई नकारात्मक है, उसकी मैं बात करूं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का अधिकार दिया गया। समानता के अधिकार की बात करेंगे अभी। तो समानता के अधिकार में पहली बात तो मैं यूं कहूं कि भाई नकारात्मक बात करूं कि आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप महिला हो, चाहे गोरे हो, चाहे काले हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हो। तो ये नकारात्मक है। सकारात्मक मतलब आपके साथ कहीं भेदभाव होगा तो मैं आपकी सहायता करूंगा। ये क्या चीज है? सकारात्मक। तो दोनों प्रकार के हैं मूल अधिकार, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। अगली बात मैं करूं, ये न्यायोचित है, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। जैसे वादियों की मैंने बात की, वैसे ही इसमें भी ये कहा गया है कि यदि मूल अधिकारों का कहीं उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 13 में आप पढ़ोगे कि यदि इस प्रकार का कोई प्रावधान कर दे सरकार, इस प्रकार का कोई कानून बना दे सरकार, तो सीधा आप कहां जा सकते हो? न्यायालय की शरण में जा सकते हो। तो परमिशन देता है लोगों को कि आप न्यायालय जाओ, आपको जाना चाहिए, और आपको गारंटी है कि आपका वो मूल अधिकार जिसका हनन हुआ है वो अधिकार आपको वापस मिलेगा। तो नागरिकों को कहां प्रमोट करता है कि भाई सरकार भी ठीक है, सरकार के एक अंग है व्यवस्थापिका, हो सकता है उल्टा कोई कानून बना दे, कार्यपालिका उसको जबरदस्ती लागू भी कर दे, लेकिन फिर भी आपके पास एक रास्ता छोड़ता है मूल अधिकार, और वो छोड़ता है कि आप कहां जा सकते हो? न्यायपालिका। और उम्मीद की जा सकती है कि वहां आपके साथ न्याय होगा, आपके अधिकार वापस मिलेंगे। तो ये बात आती है। चौथी बात की हमने। पांचवी बात के, उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई। और मूल अधिकारों के संदर्भ में जो उच्चतम न्यायालय है वो गारंटी देता है। देखो, अधिकारों का जो मूल अधिकार है उसका संरक्षण न्यायालय को बनाया गया है कि न्यायालय मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देगा। तो इसमें कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में भी जाया सकता है। मैंने आर्टिकल 226 का बात की। तो उच्चतम न्यायालय आपके मूल अधिकारों की जहां भी आपका मूल अधिकार होगा तो उच्चतम न्यायालय आपको गारंटी देगा कि पक्का पक्का आपको वो मूल अधिकार वापस मिलेगा। ऐसे है मूल अधिकार। अगली बात करें, ये स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं का मतलब है कि देखो, जब भी मूल अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि सामान्य परिस्थिति में आपको मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन यदि सामान्य स्थितियां नहीं है, युद्ध काल हो, देश में कहीं ऐसा माहौल बन गया हो कि आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई हो, तो उस स्थिति में आपके जो मूल अधिकार है वो कम किए जा सकते हैं, समाप्त किए जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के होंगे, जिसको हम पढ़ेंगे। आप राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो वीडियो है कि मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दूंगा, उसमें आप डिटेल से पढ़ोगे कि कौन से मूल अधिकार है जो बाह्य आक्रमण के समय समाप्त होते हैं, कौन से जो है वो कम किए जा सकते, कैसे किया जाए। सारा का सारा एक वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको जरूर देखना। तो ये स्थायी नहीं है, चेंजेस किए जा सकते हैं। तो मूल अधिकारों की हमने काफी कुछ समझा मोटे मोट कि मूल अधिकारों की ये विशेषताएं ऐसे ऐसे होते हैं। अपने मन में आइडिया हो गया मूल अधिकार बड़े पावरफुल है। एक और बात को, राष्ट्रीय आपातकाल, देखो मैंने इसका वीडियो है
अलग से मैं उसका लिंक डालूंगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर निलंबित किया जा सकता है 19 केवल युद्ध के समय ही। 19 तो होता है वो केवल भाई या कोई युद्ध हो जाए तभी आर्टिकल 19 निलंबित होता है, जबकि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे जो मूल अधिकार है वो आपातकाल के दौरान। तो कई बार सवाल आता है कि ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है, तो इसके बारे में आप डिटेल से समझोगे, अभी इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसका अलग से वीडियो है, उसको जरूर देखना। बहुत शानदार वीडियो है और बहुत काम का वीडियो है। आपकी एकदम क्लियर स्थिति हो जाएगी मूल अधिकारों की आपातकाल के संदर्भ में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। तो भाई मूल अधिकारों का तो हमने जिक्र पढ़ा। देखो कुछ एक और बात रह गई है कि इनमें से ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित है, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। लेकिन इस प्रकार कानून केवल संसद बना सकती है, न कि विधानसभा। देखो मूल अधिकारों की बात किया जाए तो मूल अधिकार अपने आप संविधान बनती अपने आप लागू हो गए, एक्टिव है। उनका उल्लंघन होता है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, जैसा है। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे भी है जिनको लागू करने के लिए कानून कौन बढ़ा सकती है? विधानसभा नहीं बढ़ा सकती। जैसे कोई मूल अधिकार जोड़ना है, मूल अधिकार कम करना है, तो उस संदर्भ में मूल अधिकारों से संदर्भित, जैसे आप 44वां संविधान संशोधन किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, तो यह चीज कहां हो सकती है? विधानसभा में नहीं हो सकती। कहां हो सकती है? केवल और केवल संसद इसमें बदलाव कर सकती है। कोई जोड़ना है तो संसद करेगी और कोई हटाना है तो मूल अधिकारों के संदर्भ में सारा निर्णय जो होगा वो संसद करेगी। सारी की सारी विशेषताएं आपके सामने है मूल अधिकारों की। तो मूल अधिकारों की विशेषताएं हमने समझी। अब देखो अनुच्छेदों में घुसते हैं। मैंने बात की मूल अधिकारों का जो भाग 3 अध्याय 3 जो है उसमें 12 से लेकर 35 तक के मूल अधिकारों का जिक्र है। एक एक अनुच्छेद को हम आराम से समझेंगे। मैंने एक चीज छोटी सी आपको कही थी कि भाई मूल अधिकार जो है वो किससे सुरक्षा की गारंटी देते हैं? मोटे तौर से किससे सुरक्षा की गारंटी देती है? सरकार से, राज्य से। बात को ध्यान से सुनना कि वो राज्य से सुरक्षा की गारंटी देती है। अब भाई देखो, मैंने कहा राज्य से सुरक्षा की गारंटी, तो राज्य क्या है? सवाल पूछ लेते। कोई भी संविधान बना तो बड़ी एक चर्चा हुई, जैसे छोटे बच्चे आपसे सवाल पूछते कि ये देखो वो चांद है, कि चांद क्या होता है? समझ रहा, छोटे से बच्चे के सवाल कि चांद क्या होता है? कि वो रात को जो उगता है, जो आसमान में दिख रहा है ना, वो चांद होता है। और चांद धरती का एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है? कि उपग्रह ऐसे होते हैं जो धरती के चार, जैसे एक बच्चा सवाल करता है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना। और कॉन्स्टिट्यूशन में पहला आया कि मूल अधिकार जो है वो राज्य से व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है कि राज्य उनके अधिकारों को नहीं छीने। तो भाई राज्य क्या है? तो इसी बात को लेकर आर्टिकल 12 इससे संबंधित है। राज्य क्या है? ध्यान से समझना। राज्य के अंतर्गत किसको राज्य माना जाएगा? राज्य की परिभाषा। कहीं आपसे सवाल पूछा है कि राज्य कैसा होता है? राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, ध्यान से समझना, संसद, ठीक है, इसको कार्यपालिका मान लो। भारत की सरकार, सरकार का मतलब थोड़ा संविधान में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, सरकार का मतलब 3 होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहां सरकार का मतलब आप कार्यपालिका मान लो अभी। तो कार्यपालिका, विधायिका जो संसद है, या राज्यों की कार्यपालिका या उनका राज्यों का विधानमंडल किस में आएंगे? राज्य में आएंगे। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण। देखो राज्य की परिभाषा में 3 चीजें हैं। चाहे केंद्र में बात करो तो केंद्रीय सरकार मान लो या संसद मान लो। राज्यों की बात करो तो राज्य सरकार मान लो और राज्य की विधान परिषद मान लो। दोनों किस में आएंगे? राज्य में आएंगे। तीसरी बात मानो अभी आपको जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय प्रशासन है, चाहे नगर पालिका मान लो, पंचायत समिति मान लो, जिला परिषद मान लो, ये भी किस में आएंगे? राज्य में आएंगे। इसके अलावा देखो सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण के ऐसी जो बॉडीज जिनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो, जिनमें गवर्नमेंट द्वारा संचालित हो, ऐसी संस्थाएं भी किसके अधीन आएगी? राज्य के अधीन आएगी। जैसे मैं बात करूं कि जैसे एचपीसीएल है,
एचपीसीएल है एक भारत सरकार का उपक्रम है, तो उसको भी आर्टिकल 12 में क्या माना गया है, राज्य माना गया। जैसे जिसमें सरकार की, आप साधारण भाषा में समझो, जिसमें सरकार के गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो, तो उसको क्या माना जाएगा, राज्य माना जाएगा। जैसे आप राजस्थान की बात करो, राजस्थान रोडवेज है, अब राजस्थान रोडवेज राज्य के अंतर्गत मानी जाएगी, एचपीसीएल राज्य में। अब जैसे एक आई है कि बीसीसीआई है, ठीक है, बीसीसीआई, तो कई बार सवाल आया है कि बीसीसीआई राज्य है कि नहीं, तो इसमें आपको सीधी सी है कि इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है, स्वतंत्र निकाय है, तो वो राज्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो सीधी सी बात, राज्य की परिभाषा की बात करो तो राज्य उसको माना जाएगा केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, और साथ ही सरकार द्वारा या गवर्नमेंट जो हम सरकार मानते हैं उसका कहीं अंशदान है, शेयर है, या उसके द्वारा नियंत्रित, जैसे एलआईसी है। अब एलआईसी किसके है, वो उसको राज्य माना गया है, ठीक है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, जो भी सरकारी कंपनियां उपक्रम है, वो सबको राज्य माना गया है। लेकिन जिनमें सरकार की हिस्सेदारी नहीं है, जिसको प्राइवेट कंपनी है, उसको राज्य नहीं माना जाएगा। तो राज्य की परिभाषा काफी बड़ी है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका थी। न्यायपालिका में भी जो मैं बात करूं तो न्यायपालिका को भी राज्य के अंतर्गत माना गया, केवल उनका जो मैनेजमेंट है, देखो न्यायपालिका के निर्णय है वो राज्य में नहीं आएंगे। लेकिन न्यायपालिका की बात करूं तो न्यायपालिका के दो पक्ष, एक तो जो निर्णय वाला मामला है, न्यायिक कार्य है, और एक मैनेजमेंट, व्यवस्था वाले कार्य। तो व्यवस्था वाले कार्य भी राज्य के अंतर्गत माने जाएंगे, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा काफी बड़ी है। अब मैंने बात की भाई मूल अधिकारों को राज्य से सुरक्षा, प्रोटेक्शन मिलती है, लोगों को अधिकार है, तो 12 राज्य की परिभाषा दे दी। अब 13 बात करता है, आर्टिकल 13 की हम बात करें तो 13 क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे कि इसके माध्यम से ऐसे किसी कानून को ध्यान से समझना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं आर्टिकल 13 की। अब भाई राज्य की परिभाषा तो बता दी, अब राज्य की परिभाषा तो बता दी कि राज्य ये है, तो उससे सुरक्षा कैसे होगी, इस बात को कौन कहता है, आर्टिकल 13। 12 तो देखो क्या देखो, आपने नागरिकता से संबंधित पूछा, नागरिकता से संबंधित सारे आर्टिकल मैंने बताए, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में आपने पढ़ा था कि 11 में नागरिकता से संबंधित कोई कानून है वो संसद बना सकती है समय समय पर। 12 मूल अधिकारों से, तो मूल अधिकारों में पहले राज्य से प्रोटेक्शन मिलती है, तो राज्य क्या है। अब राज्य की परिभाषा हो गई, तो राज्य के बाद में यह बताया कि राज्य से सुरक्षा कैसे होगी, तो उसी का जिक्र आएगा आर्टिकल 13 में। ध्यान से समझना क्या बात लिखी हुई है, आर्टिकल 13 के माध्यम से ही ऐसे किसी कानून बनाने से संसद और राज्य विधानसभाओं पर प्रतिबंध लगता है जो नागरिकों के प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कटौती करता हो या उनसे वंचित करता हो। देखो स्पष्ट बात कही गई है कि आर्टिकल 13 यह कहता है कि चाहे कोई भी कानून हो जो संसद बनाए चाहे विधानसभा बनाए, एक ही बात है, कानून बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, संसद हो चाहे विधानसभा हो, कानून तो यही बनेंगे, तो उनको ऐसे कानून नहीं बना सकती जो व्यक्तियों के मूल अधिकारों को कम करता हो या व्यक्ति के मूल अधिकारों को वंचित करता हो, मूल अधिकारों से किसी व्यक्ति को वंचित करता हो। ऐसे कानून न तो संसद बना सकती है और ना विधानसभा बना सकती। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 13 मोस्ट है, और इसी आर्टिकल 13 और 32 और 226, अब देखो आर्टिकल 13 ये पावर देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, किसको, हाई कोर्ट को, कि यदि ऐसा कानून बन जाए तो 32, 226 के तहत वो उसको रद्द भी कर सकती है। तो 13 ये पावर देता है, ध्यान से समझना। अनुच्छेद 13 के प्रावधानों में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु और ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है जो मौलिक अधिकारों की अवमानना करता हो या उसके साथ असंगत हो। ध्यान से समझना, इसमें यह कहा गया है, आर्टिकल 13 में यह कहा गया है कि ऐसा कोई कानून जो संसद ने बना दिया जो व्यक्ति के मूल अधिकारों को कम करता हो या मूल अधिकारों को समाप्त करता हो, तो ऐसा कानून शून्य घोषित होगा। आर्टिकल 13 ये कहता है, ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 13 के तहत विधि का अर्थ कोई भी अध्यादेश। अब देखो बहुत मोस्ट चीज ये आई है कि आर्टिकल 13 यही तो कहता है, देखो ध्यान से समझेंगे कि संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा कोई भी विधि बनती है, देखो वापस ध्यान से समझना, सुरक्षा वंचित करता है। आर्टिकल 13 प्रावधान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु और किसी भी कानून को शून्य घोषित, कानून का मतलब है विधि, यहां विधि शब्द काम में आया संविधान में कि ऐसे कोई विधि
जो मूल अधिकारों को कम करती है। यदि ऐसी इस प्रकार की कोई विधि संसद या विधानसभा बनाती है तो ऐसी विधि शून्य घोषित होगी। जो आपने न्यायिक पुनरावलोकन की जब मैं बात करूंगा तो उसमें आप समझोगे कि ऐसा कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, मूल अधिकारों को कम करती हो, तो ऐसी विधि शून्य घोषित होगी। अब भाई विधि क्या है, कानून क्या है? विधि की बात भाई कानून क्या है? तो इसका अर्थ आर्टिकल 13 में कहा है कि कोई भी संसद कानून, जैसे संसद को कानून बनाती है तो वो भी विधि में आती है। इसके अलावा कोई भी अध्यादेश जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो भी किस कैटेगरी में आएगा? विधि की कैटेगरी में आएगा। और वो भी यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन, ध्यान से समझना, यदि राष्ट्रपति का अध्यादेश भी जो आर्टिकल 143 जो अध्यादेश है वो भी यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो भी शून्य होगा। आदेश, सरकार जो समय समय पर आदेश निकालती है, उपविधि, कोई भी सरकार नियम बनाती है वो भी विधि के अंतर्गत, विनियम, अधिसूचना जारी करती है या व्यवहार जिसे कानून की शक्ति प्राप्त हो, कोई भी छोटी मतलब विधि का बड़ा अर्थ लिया गया। जब संसद कोई कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा कोई कानून बनाए वो भी यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है 0 होगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो भी यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है 0 होगा। या उपविधि, कोई नियम सरकार बनाती है, सरकार द्वारा कोई संस्था नियम बनाती है तो ऐसे सारे की सारी विधि कहलाती है। और यदि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो क्या होंगे? 0 होंगे। अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया गया है। भारतीय न्यायपालिका के पास सिर्फ प्रशासनिक कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ही नहीं पहुंचा जा सकता, अपितु विधायी सक्षमता के सवाल पर भी मदद की जा सकती है। और इसमें जो आर्टिकल 13 है वो न्यायपालिका को ज्यादा अधिकार देता है। देखो कई बार तुलना की जाती है कि एक विवाद का विषय भी रहा है कि भाई सरकार के जब तक तीनों अंग में संतुलन नहीं होगा तब तक सरकार व्यवस्थित नहीं चलेगी, तीनों अंगों के बराबर पावर होनी चाहिए। लेकिन न्यायपालिका की बात करें तो आर्टिकल जो 13 है वो किसको मिला हुआ है? न्यायपालिका को। और इस आर्टिकल को पढ़े तो न्यायपालिका लगती है कि जैसे विधायिका और कार्यपालिका से ऊपर हो गई है। कैसे? इस पर विवाद चल रहा है, अभी भी कहता है, बहुत विवाद है कि न्यायपालिका ज्यादा काम करने लगी है, संसद द्वारा बने हुए कानून को भी रद्द कर सकती है। तो ये संसद द्वारा बने हुए कानून रद्द कर सकती है न्यायपालिका। ये पावर कहां से आया? आर्टिकल 13 के द्वारा। क्योंकि इस आधार पर जब व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, न्यायिक पुनरावलोकन का जो पावर है वो यहीं से आया है। और विधि की परिभाषा बड़ी दे रखी है, चाहे अध्यादेश हो, नियम हो, उपनियम हो, चाहे किसी संस्था द्वारा, सरकारी संस्था द्वारा कोई कानून बनाया गया हो, कोई नियमावली बनाई गई हो, सब कुछ विधि के अंतर्गत आएगा। और ऐसी विधि मूल अधिकारों का विरोध करती है, कम करती है, समाप्त करती है, तो ऐसी विधि शून्य होगी। आर्टिकल 13। 12 राज्य क्या है, 13 विधि क्या है, दोनों की परिभाषा 12 और 13 में दी गई है। 13 में यह भी कहा गया कि वो शून्य हो सकता है। तो 13, 32 और 26 आपस में काफी रिलेटेड है, ठीक है। तो 13 की बात करेंगे। अब आते हैं, दोनों में हमने परिभाषाएं समझी 12 और 13। अब जो पहला मूल अधिकार, आप सबको पता है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में 7 दिए गए थे, संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, डिटेल से हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। पहला जो मूल अधिकार है वो समानता का। अब यहां भी बात आती है बड़ी मजेदार कि भाई समानता का जो मूल अधिकार है उसको पहले नंबर पे क्यों रखा। मैंने पहले ही इस वीडियो को पहले ही बात कही थी कि भारतीय लोगों के मन में पहली जो कुंठा थी, पहली जो पीड़ा थी, पहला जो ठेस थी वो ये थी कि उस समय भारत की आजादी से पहले अंग्रेज जो थे, अंग्रेज बड़ा दोगला व्यवहार करते थे। एक तो हम अंग्रेज बहुत बड़े स्टेटस, अपना तो अलग ही है, हम तो अलग ही है, और एक भारतीय जिनको अशिक्षित, गरीब, बेकार समझा जाता था उस समय। तो भारतीयों के मन में थी कि सबसे बड़ा जो मूल अधिकार, सबसे पहला व्यक्ति को मूल अधिकार मिलना चाहिए वो है इक्वलिटी का, समानता का अधिकार। इसलिए पहले नंबर पे जो अधिकार दिया गया वो था समानता का मूल अधिकार। और समानता के मूल अधिकार से संबंधित आर्टिकल देखो 14 से लेकर 18, 14, 15, 16, 17 और 18, 5 जो आर्टिकल है,
ये पंजा जो 5 आर्टिकल है वो है समानता से संबंधित आर्टिकल। एक एक की हम चर्चा करेंगे। 14 और 15, 16, 17 और 18 तीनों की हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 18 भी क्या कहता है। तो बात करेंगे आज समानता के अधिकार की, समानता इक्वलिटी के राइट की हम बात कर लेते हैं। तो देखो, पहला जो मूल अधिकार है आर्टिकल 14 जो मूल अधिकार समानता का था, उसमें अलग अलग बातें हैं। तो आर्टिकल जो 14 है वो क्या है, वो कहता है, देखो ध्यान से समझना, आर्टिकल जो 14 है, अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार ही है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं। किस आधार, देखो सारे जो मूल अधिकार है, जब मैंने समानता का अधिकार कहा तो समानता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बात की गई है। अब उसके अंदर देखिए तो समानता की बहुत चीजें हो सकती है। समानता किस किस में समानता हो, इस प्रश्न का जवाब ढूंढना है। तो समानता, पहली जो समानता आई वो आई विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। काफी मोस्ट है, इसको समझना ध्यान से, पूरा दिमाग लगा के समझना है इसको, क्योंकि दोनों चीजें बड़ी सिंपल सी लगती है। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, याद करना आर्टिकल 14 ये कहता है। ये भाषा है, ध्यान से समझना इसको। देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता, दो चीजें आई है, विधि के समक्ष समानता, दो टर्म्स कहां मिलेंगे, विधियों का समान संरक्षण। तो पहले मैं बात करूं विधि के समक्ष समानता की, तो कानून के समक्ष समानता जो बात है वो आई ब्रिटिश व्यवस्था में, ब्रिटेन के संविधान से ली गई। देखो ब्रिटेन में एक विद्वान थे डाइसी। वो डाइसी क्या कहते थे कि भाई राज किसका होना चाहिए, कानून का होना चाहिए, किसी राजा का राज नहीं होना चाहिए। जैसे पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि भाई ये राजा है, पूरी जनता नीचे। जैसे फ्रांस का लुई 16वां का जिक्र आपने पढ़ा होगा। लुई 16वां कहता था मैं ही कानून हूं, अर्थात वो कहता था कि मेरे मुंह से जो बात निकलती वो कानून है, कानून से ऊपर हूं मैं, कानून तो मेरी बात, मैं जो बोलता हूं वो कानून है। तो पहले सिस्टम ये था, ये राजा था, जनता नीचे थी, कानून उससे वो बनाता था, कानून उसके अनुसार चलता था। सबसे ऊपर कौन था, राजा। लेकिन डाइसी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये सिस्टम खराब है, सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, कानून होना चाहिए। उल्टा करो उसको, सबसे ऊपर कानून होना चाहिए, उसके नीचे राजा प्रजा सब एक से। तो इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को भारतीय संविधान ने एडॉप्ट किया, स्वीकार किया कि भाई विधि के समक्ष समानता। इसमें कहा गया कि कानून के समक्ष समानता का जो मूल है, बात है, वो ब्रिटिश व्यवस्था में नहीं थी। यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाता है। देखो बात कहेगी कि विधि के समक्ष समानता, इसका एक ही मतलब है, ध्यान से समझेंगे तो आपने समझ में आएगा। विधि के समक्ष समानता है कि कानून सबसे ऊपर है। भाई कोई पूछे आपसे अभी मैं राज किसका चल रहा है, कि राज तो किसी सरकार का, बीजेपी का चल रहा है, कांग्रेस का चल रहा है, लेकिन सही नहीं है। राज जो है अभी, कानून जो है अभी, जो राज है वो किसका शासन चल रहा है, कानून का चलता है। देखो कोई व्यक्ति होता है, जैसे आप, मैं सबका शासक हूं, या आप कोई शासक हो, तो आप शासक हो तो आप एक व्यक्ति हो, तो आप डेफिनेट सा आप कितना ही भी निष्पक्ष रहने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ पक्षपात तो होगी। लेकिन सबसे ऊपर कानून हो तो उसमें तो कोई मनोभाव आने ही नहीं है, वो तो किसी की पक्षपात करेगा ही नहीं। तो जो आर्टिकल 14 है वो ये कहता है कि किसका राज होगा, कानून का राज होगा। और जब कानून का राज होगा तो उसकी नजर में क्या होंगे, सब बराबर होंगे, किसी भी व्यक्ति के पास विशेषाधिकार नहीं होगा। मैंने कहा कि सभी बोल सकते हैं, समझने इस बात को, मैंने कहा कि सभी बोल सकते हैं, भाषण दे सकते, एक सेंटेंस लिखा, सभी भाषण दे सकते। अब इस मैंने सब कहा सब भाषण दे सकते, तो अब चाहे काला व्यक्ति हो, चाहे गोरा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, कहीं का भी हो, सबके लिए क्या होगा, बराबर। कानून का राज उसको बोलते हैं कि कानून में एक बात आई, सबके लिए वो क्या होगी, बराबर लागू होगी। चाहे उसको आप पढ़ोगे उस चीज को कि भाषण देने की आजादी है, तो मैं भी कहूंगा मुझे भी भाषण देने की आजादी है, और एक बहुत बड़ा व्यक्ति है उसको भी भाषण देने की आजादी है।
तो विधि के समक्ष समानता का ये अर्थ कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। वापस समझेंगे, कानून के समक्ष समानता का मूल अधिकार ब्रिटिश व्यवस्था से लिया गया है। यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकार के अभाव को दर्शाता है। बात आती है कि इसके आधार पर कि किसी भी व्यक्ति के पास विशेष अधिकार नहीं है, यह बात कहता है विधि के समक्ष समानता। कि कोई पेशे वाला है तो उसके, कोई गरीब है तो पेशे वाले के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, यह कहता है विधि की समक्ष समानता। और देखो, इसका तात्पर्य है कि देश के अंतर्गत सभी न्यायालयों द्वारा प्रशासित कानून के सामने सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कानून मांगने जाओगे, जैसे कानून मांगने जाओगे, आप वोट डालने जाओ, मान लो आप, तो वोट डालने जाओगे तो चाहे गरीब जाओ चाहे अमीर जाओ, कानून मांगने जाओ, आपको बात करोगे तो सबको बराबर माना जाएगा। किसी को अमीर गरीब के साथ भेदभाव, विशेष अधिकार किसी के पास नहीं, चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो चाहे गैर सरकारी व्यक्ति हो, चाहे कानून से कोई भी ऊपर नहीं। सबसे ऊपर क्या है? कानून। सबसे ऊपर कानून है। चाहे आपके पास भी उतने ही अधिकार, आपको भी उसी दृष्टि से माना जाएगा जैसा कि कोई आपके शहर में अरबपति व्यक्ति है तो वो भी आपकी कैटेगरी में माना जाएगा। ये है विधि के समक्ष, अर्थात कानून की दृष्टि से ये कानून है और ये आप हो तो उसको आप बराबर देखोगे। देखो ध्यान से समझना, इस डायग्राम में समझोगे आप कि चाहे ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये कानून है तो इसको सबको बराबर, इन दोनों को बराबर मानेगा कानून। चाहे ये आओ तो ठीक है, ये आए तो भी ठीक है, मेरे लिए तो ये और ये दोनों बराबर है। तो ऐसा है विधि के समक्ष समानता। अब देखो, विधि का समान संरक्षण क्या है? विधि के समान संरक्षण की बात मैं करूं तो विधि का समान संरक्षण क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है वो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, तो इसकी भी मैं चर्चा करूं। दूसरी अवधारणा जो है विधि का समान संरक्षण, ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ध्यान से समझना, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कहां के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। दूसरी बात, इसका तात्पर्य कानून द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार और दायित्वों के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह का कानून एक जैसे अनुप्रयोग होंगे। ध्यान से समझना, दूसरी जो बात है, दूसरी बात देखो, पहली और दूसरी में अंतर में समझाऊं तो पहली तो यह कहती है कि कानून जो देखेगा वो सबको बराबर दृष्टि से देखेगा, और दूसरा है जो व्यक्ति है उनके लिए कानून बराबर लागू होगा। ध्यान से समझना एक चीज को, एक तो जैसे मैं कानून हूं, एक सपोज करो डायग्राम बनाते हैं, मैं क्या हूं? कानून हूं, और दो आप हो सामान्य नागरिक, तो मेरी दृष्टि से मैं आप बराबर हो, यह कहता है विधि के समक्ष समानता। और दूसरी विधि का समान संरक्षण क्या कहता है कि आपके लिए जितना मैं उपयोगी हूं उतना ही दूसरे के लिए भी मैं उपयोगी हूं। दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है शब्दों का, लेकिन काफी बड़ा अंतर है। सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह के कानून, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी करते करोगे दूसरे विधि का समान संरक्षण में चोरी करोगे तो आप पैसे वाले के भी उतनी सजा होगी जितनी की क्या होगी? गरीब की सजा होगी, उसको भी 6 महीने की सजा होगी यदि चोरी की है तो। ये दूसरी बात कि कानून का जो इंप्लीमेंट है, लागू होगा, वो बराबर होगा। पहले तो है कानून की दृष्टि से समानता, और दूसरा कानून सब पर बराबर लागू होगा, ये दूसरी बात है। देखो और बात करें, इस तरह से जो पहली बात की जाए, पहली अवधारणा है जो विधि के समक्ष समानता, वो क्या करती है? कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा, नकारात्मक अवधारणा कि इसमें भेदभाव को रोका जाएगा, भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप महिला पुरुष साथ भेदभाव नहीं कर सकते। विधि के समक्ष समानता नकारात्मक है, इसमें रोका गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और विधि समान संरक्षण का मतलब है यह सकारात्मक है, ठीक है। सकारात्मक का मतलब है कि आप जब जाओ कानून लागू होगा, सकारात्मक मतलब आप चोरी कर ली तो आप पर दोनों पर कानून बराबर, ये सकारात्मक। नकारात्मक, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ये तो है भेदभाव को रोका जाएगा, फोर्सली रोका जाएगा। और सकारात्मक का मतलब है आप यदि कानून आप पर लागू होगा तो बराबर होगा, सकारात्मक। दोनों चीजें हैं। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण को हमने समझा, दोनों में थोड़ा सा माइनर शब्दों में माइनर डिफरेंस है, लेकिन अंतर काफी बड़ा है। अमेरिका में ये चीज क्यों लागू हुई? देखो मैं बताऊं, विधि के समक्ष समानता की बात डाइसी ने की, ब्रिटेन की बात, और विधि का समान संरक्षण क्यों लागू हुआ उसका भी मैं थोड़ी सी जिक्र कर लूं कि अमेरिका की कहानी है कि अमेरिका में 1789 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद में 50-60 साल आते आते अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी।
गृह युद्ध की स्थिति कैसे? गोरे और काड़ों का युद्ध हो गया। अब भाई उस स्थिति में अमेरिका में जो विधि का समान संरक्षण है वो लागू करना पड़ा। इसके तहत कहा गया कि चाहे आप गोरे हो चाहे आप काले हो, आप पर कानून बराबर लागू होगा। यदि आपने अपराध किया तो भी बराबर सजा और आपने अपराध किया तो भी बराबर। तो ये विधि का समान संरक्षण। और ये चीज है डायसी वाले में। डायसी कहता था कि यार नहीं नहीं, कानून का राजा आना चाहिए, कानून की दृष्टि में सब बराबर है, कौन सा राजा कौन सा मंत्री कौन सा सामंत, यार फालतू की बातें आई। तो ये चीज कहता है। और ये चीज कहता है कि यार आप आओ लेकिन आपके साथ व्यवहार सम्मान किया जाएगा। तो विधि का समान संरक्षण। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आई कि आपने देखा होगा कि यार सबको बराबर मान लेते हैं क्या वास्तव में? कई जगह देखा है आपने, कई जगह देखा है। देखो इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक है जबकि दूसरी कानून का समान संरक्षण सकारात्मक है। एक ये भी देखा होगा आपने, इसका तात्पर्य कानून द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार दायित्वों के संदर्भ में परिस्थितियों में समान व्यवहार। और देखो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। एक और चीज देखना, समान परिस्थितियों में समान, इंपॉर्टेंट बात है कि परिस्थितियां यदि अलग अलग हो तो उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है। ये क्यों छूट दी गई कि जैसे मान लो महिलाओं को, बच्चों को, इनको कुछ विशेष अधिकार। बच्चे शिकायत करते हैं, 8वीं में बच्चे हैं, 8वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, 8वीं क्लास में पास होने के बाद 9th में जब बच्चे जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, लड़कियों को साइकिल मिलती है, लड़कों को नहीं मिलती। लड़कों को उससे ज्यादा नंबर आए तो भी साइकिल नहीं मिलेगी। तो यार समानता कहां है? तो इसमें कहा गया कि समानों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमानों के साथ असमान व्यवहार हो सकता है। तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी बिंदु विवाद के विषय रहते हैं कि यार हम देखते हैं कि यार प्रधानमंत्री जी आते हैं तो सड़क बंद हो जाती है, हम जाते हैं तो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तो क्या वास्तव में समानता का अधिकार सब जगह है क्या? 8वीं क्लास 9th में आप आए, 9th में छोटे छोटे बच्चे ये कहते हैं कि मुझे साइकिल क्यों नहीं मिली, एक लड़की है उसको साइकिल मिली। तो समानता तो है नहीं, कुछ तो लोचा है, कुछ तो छूट मिली हुई है। तो देखेंगे हम कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां समानता की बात नहीं किया, समानता के अपवादों की बात की, वहां समानता नहीं मिलेगी। एक एक चीज को समझेंगे। भाई भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल के निम्न शक्तियां अनुच्छेद 361 के तहत, अनुच्छेद 361 के तहत जो राष्ट्रपति है, जो राज्यपाल, आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार मिले जो आम व्यक्ति को नहीं है। क्या है? राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी काम के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। पहली बात, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 361 कहता है कि उस समय राष्ट्रपति जब रहा तो उस समय अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में जवाब दे। कि कोई निर्णय ले लिया राष्ट्रपति ने कि यार ये समझौता करना चाहिए, ये बात करी, ये राज्यपाल का ट्रांसफर कर दिया, तो उसके लिए उस पर कोई केस न्यायालय में नहीं चलेगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेष पावर है, आर्टिकल 361। दूसरी बात कहे राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल उस पद पर है तो उसके दौरान किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाए। जब तक राष्ट्रपति पद पर है तो उस पर कोई भी दंड की कार्यवाही नहीं चालू की जा सकती। तीसरी बात है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए उसे न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ, गिरफ्तारी उस समय उसको यदि राष्ट्रपति पद पर है तो उसको किसी कार्य के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो कुछ विशेष है। ये आम आदमी के लिए, मैं कोई अपराध कर दूं तो मुझे उस तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन समानता का अधिकार यहां नहीं है कि राष्ट्रपति ने कर लिया तो राष्ट्रपति भी उसी समय उसको गिरफ्तार कर लो, नहीं किया जा सकता। उसकी अलग प्रोसेस होती है और हमारे लिए, आम आदमी के लिए अलग। तो समानता है नहीं, तो यहां समानता के अपवाद है। अगली बात करो, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उसके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, अपने कार्यकाल के दौरान कोई कार्य किया तो उसमें दीवानी मामले है वो नहीं चलाए जा सकते। उसकी 2 माह पूर्व सूचना जरूरी है, लेकिन यदि आपके साथ कोई दीवानी मामला तो 2 माह की सूचना देने की जरूरत नहीं है। तो यहां समानता का उल्लंघन। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में एम लक्ष्मीकांत की बुक्स में आप पढ़ोगे तो 361 के तहत विशेष
छूटें हैं, और विशेष छूटों का निचोड़ यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए जो कार्य करते हैं उनके लिए उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और उस समय उनको गिरफ्तार करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। लेकिन आम आदमी के साथ आम आदमी वही कार्य करता है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा यदि कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कोई कलेक्टर है, तो उसके लिए ये नहीं है, एक छोटी पोस्ट पे है तो उसके लिए भी नहीं, आम आदमी के लिए भी नहीं है, अलग से उनके लिए अलग सिस्टम होगा। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को, क्योंकि ये संवैधानिक राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, सारा देश का सर्वोच्च पद होता है, तो उसके लिए कुछ विशेष छूटें हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 361 में। अब कुछ अपवादों की बात करें तो 361 के की बात कर लेता हूं। 361 में बात की राष्ट्रपति और राज्यपाल की, तो 361 के में क्या है, जहां समानता नहीं की बात नहीं कर सकते आप। संसद और विधानसभा की कार्यवाही का प्रकाशन किसी समाचार पत्र में करता है तो कोई मुकदमा नहीं चलाया। जी, कोई संसद का सदस्य है, संसद में कोई कार्रवाई है, उसकी बात बाहर आके बताता है या समाचार पत्र में इंटरव्यू देता है, संसद के जो कार्रवाई है उससे संबंधित, तो 361 के तहत उसको कोई भी केस उस पर दायर नहीं किया जा सकता। कोई संसद का सदस्य है, संसद की कार्रवाई से संबंधित कोई इंटरव्यू देता है न्यूज़पेपर में या टेलीविजन पे, तो उसकी बात संसद की कर रहा है, तो उस संदर्भ में कि आपने ऐसा क्यों कहा, संसद में ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको यहाँ मीडिया में नहीं करना चाहता, इस प्रकार का कोई केस 361 के तहत संसद सदस्य पर भी नहीं। लेकिन आपके साथ आप यदि कुछ बोलते हो तो हो सकता है आपने अनुचित, वहां अनुचित भी बोल दिया तो भी आप पर कोई केस नहीं लगेगा, लेकिन यहां अनुचित बोला तो आप पर केस लग सकता है, तो समानता का अपवाद है 361 के। अनुच्छेद 105 की बात करें तो अनुच्छेद 105 है कि संसद की जो समितियां हैं, संसद में या किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई बात या बयान पर मुकदमा नहीं चले। कोई संसद का सदस्य किसी संसद में बोल दिया या किसी संसद की समिति में उसने अपना विचार व्यक्त कर दिया, चाहे कैसा भी विचार हो उसका, लेकिन आर्टिकल 105 कहता है कि उस बात को आधार बनाकर आप पर कोई केस नहीं होगा, आपको विशेष छूट है। तो संसद सदस्यों को भी छूट है, संसद के अंदर कुछ बोला या संसद के संदर्भ में बाहर कुछ बोला, दोनों मामलों में आपको गिरफ्तारी या आप पर न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन आम व्यक्ति वो बात जो संसद सदस्य ने किसी समिति में कही है, वो व्यक्ति यदि आम व्यक्ति कहीं सड़क पे वो बात कहे तो हो सकता है आप पर केस हो। दोनों में समानता की बात आप नहीं कर सकते। इसके अलावा बात करें समानता की, तो विदेशी शासक, कोई राजा आया हुआ है, तो राजा आया हुआ है, कोई प्रधानमंत्री यहां आया हुआ है, उसकी कार एक्सीडेंट हो गई, मान लो खुद ड्राइविंग कर रहा था, कार का एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी कार का एक्सीडेंट, यदि आपने किसी को टक्कर मार दी, आपकी टक्कर से कोई मर गया, और यदि किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री आया हुआ है, तो ये नहीं है कि उसको तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाल, उसको विशेष छूटें होती है, उसके उसी देश के कानून के हिसाब से उसका निपटारा होता है। तो विदेशी शासक, राजदूत या कोई कूटनीतिक व्यक्ति पर दीवानी और फौजदारी मुकदमे नहीं, केवल कोई ज्यादा बड़ा अपराध है तो उसको देश से निकाल दिया, जैसे राजदूत होते हैं, अलग अलग देशों में राजदूत होते हैं, उसने कोई अपराध किया है तो उसको यहां से चले जाओ, ये नहीं है कि उसको यहां गिरफ्तार करके 10 साल की सजा, तो इनके लिए भी विशेष प्रावधान है। अगली बात कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियों के जो भी अधिकारी होते हैं उनको भी यूं सामान्य व्यक्ति की तरह को दीवानी फौजदारी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो ये कुछ अपवाद इनके है। अब ये अपवाद तो पढ़े, एक आर्टिकल और पढ़ा देता हूं मैं, आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 14 में तो हमने समझा कि विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण की हमने बात की। आर्टिकल 15 क्या कहता है तो सामान्य भाषा में समझे, अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं। देखो आर्टिकल 14 तो जो कहता था कि कानून सब पर बराबर लागू होगा, ये बात थी, लेकिन आर्टिकल 15 कहता है कि भाई साहब किसी के आधार, जाति, धर्म, मूल, लिंग, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। देखो 15 को डिटेल से समझेंगे, 15 में बात क्या क्या आई है, ये इतनी बात है नहीं कि जाति, धर्म, मूल, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, लेकिन डिटेल से समझेंगे। तो आर्टिकल 15 में 4 नियम बने हुए। पहले नियम की बात करूं मैं, तो पहला नियम कहता है कि राज्य की परिभाषा आपको पता है, 12 आर्टिकल 12 में जो राज्य था, इसका मतलब राज्य ये मत समझना कि भारत राज्य की परिभाषा बड़ी है, और राज्य की परिभाषा, ये जो राज्य की परिभाषा है वो केवल और केवल भाग 3 के लिए ही है।
ये राज्य की परिभाषा पूरे संविधान के लिए नहीं है। भाग 3 मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा अलग है। तो कहता है आर्टिकल 15 का नियम 1 क्या कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर राज्य कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात आप नौकरी में जाओ तो आपसे कोई नहीं पूछेगा किस जाति के हो, किस धर्म के हो, इसके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। महिला हो, पुरुष हो, भेद नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य। आर्टिकल 15 का नियम 1 कहता है। नियम 2 की बात कर लूं तो नियम 2 के मुताबिक किसी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकानें, होटलें, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल हो, चाहे कुएं हो, स्नान हो, तालाब हो, सड़कें हो या पब्लिक रिजोर्ट हो, जो ये पब्लिक पैलेस है, तो उन जगह रोका नहीं जा सकता। वहां जाने से आपके ये नहीं पूछा जाएगा, जैसे आप किसी धर्मशाला में रुकोगे, सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो। वैसे तो देश के सभी नागरिक समान हैं, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन महिलाओं और बच्चों के नियम में अपवाद के रूप में देखा जा सकता है कि महिला और बच्चों की प्रोग्रेस के लिए उसमें विशेष छूट दी जा, सबको बराबर। मैंने कहा ना वो साइकिल वाली बात कही मैंने कि 9th में साइकिल मिलती है, तो वहां महिलाओं और बच्चों को देखो सबको बराबर माना जाएगा। वो साइकिल वाली बात, लिंग के आधार पर भेदभाव, तो वहां लड़कियों को साइकिल क्यों मिली? क्योंकि महिलाओं और बच्चों के साथ विशेष छूट इसमें नियम 2 में कहा गया कि उनको विशेष छूट दी जा सकती है और इसीलिए 9th क्लास के बच्चों को साइकिल मिलती है। नियम 3 की बात कर ले। आर्टिकल 15 का नियम 3 क्या कहता है कि अगर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोकेगा। यदि सरकार चाहे कि महिला, बच्चे, ओबीसी, गरीब, पिछड़े, इनके लिए यदि सरकार चाहे तो उनके लिए कुछ विशेष, देखो बात समानता का जो मूल अधिकार है वो यही मानता है कि समानों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। सीधे सा निचोड़ कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। भाई समानता की मैं बात करूं कि एक हॉस्पिटल की लाइन में बड़े टीकाकरण हो रहा है, टीके लग रहे हैं, 200 लोग लाइन में लगे हुए हैं। समानता है, सबको लाइन में लगना, भाई आएगा जो पीछे लगेगा, लाइन लगना ही है। उसी समय एक बड़ा बुढ़ा सा 95 साल की एज का एक व्यक्ति आता है, क्या उसको सबके पीछे लगना चाहिए? सही होगा? वो समानता है। समानता का अधिकार तो यही कहता है भाई सबको बराबर है, तो वो लेट आए तो पीछे लगना चाहिए। नहीं, वो समानता नहीं है, वो समान नहीं है। वो जो 40 साल के 25 साल के लड़के जो लगे हुए हैं उनके समान कैसे हो सकता है? भाई दौड़ाया जाए, आपको 2 किलोमीटर की रेस है, एक क्लास में 2 किलोमीटर की रेस दौड़नी है सब बच्चों को। क्लास में लड़के भी है, लड़कियां भी है, कुछ कमजोर बच्चे भी, कुछ विकलांग बच्चे भी, तो क्या 2 किलोमीटर की दौड़ सबको दौड़ा दी जाए बराबर? भाई दौड़ो आप, जो आगे आएगा वो फर्स्ट आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। समान, जो हष्टपुष्ट बच्चे हैं उनको अलग दौड़ाओ, लड़कियां हैं उनको अलग दौड़ा दो, और जो विकलांग है उनकी दौड़, 2-3 बच्चे विकलांग हो सकते हैं तो उनको दौड़ अलग करवानी पड़ेगी। यही समानता है। तो समानों के साथ समान व्यवहार करो, असमानों के साथ असमान व्यवहार करना समानता का अधिकार ही है। तो भाई महिलाएं और बच्चे, मैं बात कर रहा था, महिलाएं और बच्चे समान नहीं है औरों से, तो उनके लिए विशेष जो प्रावधान किया जा सकता है उसमें आर्टिकल 15 बाधा नहीं बनेगा, कर सकती है सरकार। इस आर्टिकल का नियम 4 कहता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े जातियां हैं, SC, ST, OBC, उनके लिए विशेष उपबंध कर सकती है सरकार। चाहे महिला और बच्चों की बात करें तो आर्टिकल 15 का नियम 3 कहता है, और जो SC, ST, OBC को शैक्षिक दृष्टि से कुछ छूट देनी है, जब ये अभी नियम बना है 10% EWS का जो नियम बना है, तो वो है आर्टिकल 15 के नियम 4 के तहत जो छूट मिली हुई है उसके अनुसार। तो मैंने कहा इसमें आर्टिकल 15 में भाई जाति, धर्म, लिंग और उसके मूल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ उसमें छूट भी दी गई है कि महिला और बच्चों के लिए आर्टिकल 15 का नियम 3 कहता है। आर्टिकल 15 का नियम 4 ये कहता है कि भाई SC, ST, OBC को शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं दी जा सकती है, शैक्षणिक क्षेत्रों में भी दी जा सकती है, नौकरियों में भी दी जा सकती है। शैक्षणिक क्षेत्रों की बात आई है इसमें। अब देखो मैं बात करता हूं कि कहां कहां
जो लास्ट बिंदु था, देखो वापस देखना, लास्ट बिंदु में कहा गया कि इस आर्टिकल का नियम 4 के मुताबिक राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े तथा SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। तो भाई सरकार को यह छूट दे दी कि जो कमजोर वर्ग है, सामाजिक दृष्टि से मान लो या शैक्षिक दृष्टि से मान लो, जो कमजोर वर्ग है उनको, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकते। तो सरकार ने कब किया है क्या, तो थोड़ा सा वही देख लेते हैं कि सरकार ने क्या कब किया। तो देखो बात करते हैं 93 अमेंडमेंट की, 93वें संविधान संशोधन जो 2005 में आया। 2005 में 93वां संविधान संशोधन जो आया वो आया था, उसके बाद में एक नियम बना इसको 93वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान नामांकन और आरक्षण अधिनियम 2006। इसमें कहा गया कि जो शैक्षणिक संस्थान है, जो ओबीसी को आरक्षण 90-91 का जो इश्यू था उसमें मिल गया, मंडल आयोग अगर आपने पढ़ा होगा, लेकिन 2000 वो मंडल आयोग सरकारी सर्विसों में आरक्षण की बात थी, लेकिन 2005 में 93वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें कहा गया कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे IIM हो, IIT के सेंटर हो, तो वो सारे चाहे मेडिकल कॉलेज हो, उनमें भी ओबीसी को 27% आरक्षण, किसको, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में ये बड़ा पेचीदा विवाद आया, कोर्ट में चला गया मामला। 2008 में कोर्ट ने डिसीजन दिया 27% आरक्षण किसको, ओबीसी को, किसमें, शैक्षिक संस्थाओं में। शैक्षणिक संस्थाओं में चाहे IIM हो, मेडिकल कॉलेज हो, सब में 27%, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो उनमें 27% सीटें ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। ये प्रावधान 93 में किया गया। अमेंडमेंट कौन सा था, 93 2005 में। लेकिन ये कोर्ट में मामला चला गया 2008 में। कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, ये 27% वाला मामला तो ठीक है, लेकिन जैसे सरकारी सर्विसों में होता है, उन्होंने क्रीमिलियर का सिस्टम बनाया। अभी भी सरकारी सर्विसों में होता है कि जो क्रीमिलियर होते हैं, क्रीमिलियर का मतलब वो जो मलाईदार पद होते हैं, क्रीमिलियर का, क्रीम का मतलब मलाई, क्रीमिलियर का मतलब परत, जो मलाई की परत खाने वाली पोस्टें हैं, यह मलाईदार कोई इनकम के सोर्स है। तो ऐसे व्यक्तियों के बच्चों को इस ओबीसी का लाभ नहीं। क्रीमिलियर का मतलब पैसे वाले उच्च पद जो है उनको भाई ये ओबीसी का फायदा, जो शैक्षिक संस्थाओं में 27% रिजर्वेशन है, इसका फायदा नहीं मिलेगा। बड़ा पेचीदा सवाल है, क्रीमिलियर किसको माना जाए, किस किस को मलाईदार पद माना जाए, तो थोड़ा सा उसके चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले 93वां संविधान संशोधन ओबीसी के लिए था। अभी लेटेस्ट एक संविधान संशोधन आया था 103वां, 10 संविधान बाद में दोनों जुड़े हुए, 93वां और 103वां। 93वां तो ओबीसी के लिए, 103 ईडब्ल्यूएस के लिए। ध्यान से समझना, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समाज के में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिक वीक क्लासेज जो है, इकोनॉमिक वीक क्लासेज जो चाहे हो सकती है स्वर्ण कास्ट हो, लेकिन इकोनॉमिक दृष्टि से वीक हो, तो इकोनॉमिक दृष्टि से वीक क्लास को ईडब्ल्यूएस बोला जाता है। इकोनॉमिक वीक सेक्शन, जो फुल फॉर्म इसकी बात बता रहा हूं। तो आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उनके लिए 10% आरक्षण की सुविधा दी गई। भारत सरकार ने अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 103वां था ये, और 2019 में आया। इसको 14 जनवरी 2019 को ये लागू हो गया, जिसका तहत जो शैक्षणिक संस्थान है जिसकी ओबीसी वाला 93 में पढ़ा हमने, तो उसी तहत 10% सीटें किसके लिए रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए। इकोनॉमिक वीक सेक्शन जो है समाज का, जो गरीब तबका है, उसके लिए रिजर्व रहेगी। तो 93 और 103 मैं बात कर रहा था क्रीमिलियर। भाई क्रीमिलियर क्या है, तो क्रीमिलियर किन किन को माना जाए, इसमें समय समय पर संशोधन होता रहता है, ये कोई फाइनल नहीं है, हो सकता है ये 2 साल बाद में चेंजेस हो जाए। तो क्रीमिलियर किसको माना जाएगा, मलाईदार किसको माना जाएगा, मलाईदार पद किसको माना जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के पुत्रों को ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा जिनकी 8 लाख से अधिक आय हो। जैसे कोई बिजनेसमैन है, 8 लाख से अधिक इनकम जिसकी है, तो वो ओबीसी का फायदा उसको नहीं मिलेगा। जो सरकार में नहीं है उनके लिए मौजूदा सीमा 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है ये, सरकारी कर्मचारियों के ज्यादा हो तो भी कोई बात नहीं है, उसका एक अलग पैरामीटर है। लेकिन जैसे बिजनेसमैन है कोई, तो उसकी इनकम 8 लाख से ऊपर है तो वो क्रीमिलियर माना जाएगा। आय सीमा हर 3 वर्ष में बाद में बढ़ाई जाती है, चेंजेज होता रहता है। अब देखो सरकारी पोस्टों की बात करूं, मोटा मोटा ज्यादा इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सरकारी पोस्टों की बात करें तो माता पिता की रैंक की बात करूं तो सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीमा उनके माता पिता की रैंक पर आधारित होती है, न कि उसकी आय पर।
ठीक है। सरकारी कर्मचारी जो है उनके माँ बाप किस रैंक पर है, इस आधार पर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। किसके आधार पर? माँ बाप की रैंक। अब माँ बाप की रैंक की उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं कि एक व्यक्ति को क्रीमिलियर के अंतर्गत माना जाता है यदि उसके माता पिता में से कोई एक संवैधानिक पद पर हो। संवैधानिक पद का मतलब है कि यदि किसी राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो और महालेखा परीक्षक हो, ऐसे पद जो संवैधानिक पद माने जाते हैं, उनके बच्चे यदि वो खुद ओबीसी का है तो उनका बच्चा ओबीसी का नहीं होगा क्योंकि वो पद क्रीमिलियर के अंतर्गत आते हैं। यदि माता पिता को सीधे ग्रुप ए में भर्ती किया गया है या यदि माता और पिता दोनों ग्रुप बी सेवा में, देखो ग्रुप ए की सेवा में माता या पिता में से कोई एक यदि एक ग्रुप की सेवा में है, सीधा एक ग्रुप में लगा है, तो उसका बच्चा ओबीसी का फायदा नहीं लेगा। या मां और पिता दोनों सर्विस में है और बी कैटेगरी की सर्विसों में है तो उनके बच्चों को भी क्रीमिलियर माना जाएगा। बात करें सेना की, तो सेना में कर्नल की जो पोस्ट होती है उससे ऊपर की जितने भी पोस्ट है, थल सेना की बात करें तो कर्नल और उससे ऊपर की जितनी भी पोस्टें होती है, और कर्नल के समकक्ष जो नेवी का अधिकारी होता है और एयरफोर्स का अधिकारी, उससे ऊपर की जो पोस्टें होते हैं उनके बच्चों को ओबीसी का फायदा नहीं मिलता। तो क्रीमिलियर का कुछ सिस्टम है, 8 लाख अभी कर रखी है, हो सकता है 7 लाख हो जाए या हो सकता है 9 लाख हो जाए, चेंजेज होता रहता है। तो ये तो थी क्रीमिलियर की बात। अब देखो हमने पढ़ा आर्टिकल 14 और 15, 4 आर्टिकल हमने पढ़े, 12, 13, 14 और 15। आर्टिकल 16 से लेकर आर्टिकल 20 में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये आपने आज पढ़ा चैप्टर 6 एम लक्ष्मीकांत का, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं मूल अधिकारों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार वीडियो के अंत में भी कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट है और परीक्षा में सबसे ज्यादा वेटेज इसी को मिलता है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी अगला वीडियो आए सबसे पहले मैसेज आपके मोबाइल पे बजे। एक नई वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।